थैंक यू। बैठिए अमित जी। थैंक यू सर। अमित आप प्रयागराज के ही रहने वाले हैं? जी सर। प्रयागराज में प्रॉपर टाउन में या कहीं और रहते हैं? नहीं सोराव लिखा है सर, आपने। सुराव ये तहसील पड़ती अच्छा है। अच्छा अच्छा। जी प्रयागराज के बारे में आपका जन्म भी प्रयागराज में हुआ? जी जी। तो प्रयागराज को अपने पिछले 2 डेकेड में कैसे बदलते देखा है? सर प्रयागराज के संदर्भ में पिछले 2 शताब्दियों में अगर हम 2 दशकों में देखें तो प्रयागराज में अवसंरचना के स्तर पर व्यापक स्तर पे कार्य हुआ है। वर्तमान में अगर हम देखें तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की नई अवसंरचनाओं का निर्माण किया गया, जैसे फ्लाईओवर्स की अगर हम बात कर लें और रोड कनेक्टिविटी की बात कर लें, इस सब के स्तर पे बहुत व्यापक स्तर पर कार्य किए गए और ग्रामीण विकास के संदर्भ में भी व्यापक स्तर पर सुधार किए गए हैं। और कुछ? और सर अगर हम स्कूल कॉलेजेस की बात कर लें तो उनकी भी स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है और मानव संसाधन के संदर्भ में भी काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। और जहाँ तक सामाजिक सौहार्द की बात है वहाँ? सर ये तो प्रयागराज की धरती का एक सांस्कृतिक विरासत है कि ये गंगा जमुनी तहजीब का स्थल कहा जाता है और इसके संदर्भ में निरंतर प्रगति ही हो रही है और ये हमें हर संदर्भ में देखने को प्राप्त होती है। हाल के दिनों में जो भी आपने देखा, कुछ सामाजिक ऐसे सांप्रदायिक घटनाएं घटी, उनके बारे में क्या विचार है आपका? सर ये सामाजिक एक व्यवस्था होती है जिसमें कभी कभी कुछ ऐसे तत्व, शरारती तत्व जो ऐसी घटनाएं कर देते हैं, लेकिन उसके संदर्भ में ये हम नहीं कह सकते कि ये पूरे समाज का इसके प्रति एक रवैया है, जिसके संदर्भ में और इसके स्तर पे व्यापक प्रयास भी किए जाते हैं। जैसे प्रशासन के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर लोग इसको इतना गंभीरता से नहीं लेते हैं। अमित, अब आपके यहाँ आपके राज्य में अभी पिछले हफ्ते बड़ी चर्चा में रही है एक राजकीय राजमार्ग, जी उसका क्या महत्व देखते हैं? सर ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, जो कि एक ही बहुत ही अभूतपूर्व और क्रांतिकारी कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े क्षेत्र में से गिना जाता है, जो कि वहाँ के लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान हेतु एक बेहतर प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। कितने जिलों से, जनपदों से गुजर रहा है? सर ये बुंदेलखंड के 7 जिलों से गुजरता है। और कुल लंबाई इसकी कितनी है? इसकी सर कुल लंबाई 296 किलोमीटर के पास है। चलिए, बड़ी अच्छी जानकारी दी आपने। अमित, ये बताइए कि चूँकि आपने बताया कि भाई मैं अपेक्षा कर रहा था कि आप उस संदर्भ में भी कुछ बताएंगे, लेकिन बताया मैं खुद पूछ लेता हूँ कि पिछले 2 दशक से आपने प्रयागराज में तमाम बदलाव को होते देखा है। भूगोल के आप एक अभ्यर्थी हैं जी। उस नाते ये बताइए कि प्रयागराज में वर्षा नहीं हो रही है, इसका मुख्य कारण आप एक भूगोल के जानकार अभ्यर्थी के रूप में कैसे देना चाहेंगे? सर ये एक मौसम के परिवर्तन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। किसी स्थान पर वर्षा विशेष के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वो स्थानीय और वैश्विक मौसम जलवायु से प्रभावित होती है, लेकिन वर्तमान संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन का एक परिणाम के रूप में देखा जा रहा है और कुछ इसके स्थानीय कारक भी जिम्मेदार माने जा रहे हैं कि ये इसके संदर्भ में वर्षा ये पूरे यूपी प्रयागराज में ही नहीं, इसके आसपास के कई जिलों में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो मैंने ठीक हो, तो आप बताएं, मैंने लेहमन तरीके से बता दिया तो वैश्विक कारण, कोई पर्टिकुलर कारण बता सकते हैं जो इसके लिए चल रही है? सॉरी सर, जैसे आपने अमित पढ़ा होगा भूगोल में, एक साधारण सा कॉन्सेप्ट है ना जी जी, कि भाई जिस जगह पर खूब गर्मी होगी जी वहाँ लो प्रेशर बनेगा जी, और हाई प्रेशर से उसको भरने के लिए हवाएं आएंगी, जी आर्द्रता युक्त हवाएं आएंगी तो वर्षा कराएंगी। जी आपने देखा होगा पूरे गर्मी के सीजन में तापमान बहुत उच्च रहा, जी, यानी मानसून के आगमन के लिए आदर्श परिस्थितियाँ तैयार थी यहाँ, जी। है ना। बड़े पैमाने पर खूब गर्मी हुई, औसत टेम्परेचर 40 के ऊपर रहा हमेशा। फिर ऐसा क्यों हुआ? सर चूँकि उस हिसाब से जिस सिद्धांत की हम चर्चा करें उस हिसाब से तो खूब अच्छी वर्षा होनी चाहिए। चूँकि सर प्रयागराज या अगर हम प्रयागराज की बात करें तो ये एक स्थल रुद्ध प्रदेश है, जो कि और वर्षा का जो पूर्ण मैकेनिज़्म जो डिपेंड करता है वो हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून पे निर्भर करता है। उधर से आने वाली हवाएं जब तक इधर प्रवेश नहीं करेंगी तो यहाँ पे वर्षा होने की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं। तो ये कारण मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है। दक्षिण पश्चिम मानसून तो बहुत स्ट्रांग है, गुजरात और महाराष्ट्र सर और राजस्थान में तो हल्का मचा ये यही एक विषम परिस्थिति देखी जा रही है कि इस बार बिल्कुल विपरीत स्थिति क्रिएट हो गई है, जो कि हम पश्चिमी क्षेत्र जो कि कहा जाता था कि एक सूखा प्रदेश के रूप में देखा जाता, तो वहाँ पे अतिशय बारिश हो रही है और पूर्वी क्षेत्र में एक सूखे की स्थिति में, जो कि जलवायु वैज्ञानिक इसको जलवायु परिवर्तन से ही जोड़ के देख रहे हैं कि ऐसी इसलिए घटनाएँ हो रही हैं। अमित, आपका जो उत्तर प्रदेश का इलाका है जी, भौगोलिक दृष्टिकोण से आप
इसको किस काल का स्थलाकृति मानते हैं? सर उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को इसको गोंडवाना लैंड का एक पार्ट माना जाता है। जैसे बुंदेलखंड का एरिया जो है वो उसको मूलतः गोंडवाना लैंड के क्रम की ही चट्टानों के संदर्भ में देखा जाता है। और जो तराई का इलाका है? तराई का इलाका सर ये हम वो मानते हैं कि जो ये गंगा ये उसकी जो नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों के अवसादों से निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं ये उस साइड की। अभी देखिएगा क्या है कि जो तराई का इलाका है जी वो खास करके आपका जो गोरखपुर जिला है जी जी वो एक नई बीमारी के चपेट में है। जी उसका कारण क्या बताएंगे आप? सर वहाँ पे ये देखा जाता है कि जापानी इंसेफेलाइटिस नाम की बीमारी जो कि बच्चों में ज़्यादातर देखी जाती है, उसको लेकर कहा जाता है कि ये ज्वर की बीमारी है जो मच्छरों से उत्पन्न होती है। वहाँ पे जल जमाव की स्थिति के कारण ये मच्छर पनपते हैं, उसकी वजह से बच्चों को में ये देखा जाता है। भूगोल में आपने पढ़ा होगा, मानव भूगोल में, जी कि परिस्थितियाँ और पारिस्थितिकी दोनों मानव के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। जी ठीक है, क्या मानते हैं कि भाई जो उत्तर प्रदेश में होने वाला अपराध है जी उसका भूगोल के साथ कोई संबंध है क्या? सर उत्तर प्रदेश में अगर कुछ विशेष संदर्भों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्थलाकृतियाँ जो होती है वो वहाँ की आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। इस वजह से वहाँ पर जब लोगों के पास से इस प्रकार के संसाधन नहीं होते तो वहाँ पे कुछ आपराधिक गतिविधियों में तीव्रता देखने को प्राप्त होती है। जैसे हम बात कर सकते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में ही, वहाँ पे प्राचीन समय से प्राचीन कुछ समय पहले ये कहा जाता था कि वहाँ डाकुओं का राज होता था या ऐसी चीज़ें होती थी। वो स्थलाकृति का ही परिणाम होता था जो कि वहाँ के सामाजिक और आर्थिक व्यवहार को प्रभावित करता है। थैंक यू। अमित जी, आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है। जी एक चीज़ मैं जब आपके डॉक्यूमेंट को देख रहा हूँ, जी तो यहाँ आपने लिखा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जी अंग्रेजी में लिखा है, जी जबकि अंग्रेजी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद लिखा जाना चाहिए। तो ये इसको आप सुधारिए। सॉरी सर। दूसरा, आप केवल इसमें डिप्टी कलेक्टर, पुलिस उपाधीक्षक कुछ ही पदों को सेलेक्ट किए हैं, तो क्या यह मान लिया जाए कि आपका आत्मविश्वास बहुत उच्च स्तर का? यस सर, इस बार मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि मेरे चयनित पदों पे ही चयन हो जाएगा। और आप किसी हॉबी को भी शो नहीं किया? सर हॉबी सर मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। क्रिकेट? जी क्रिकेट से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं, जी जैसे चाइना मैन। जी चाइना मैन का मतलब? चाइना में सर ये हमारे यहाँ संदर्भ में कुलदीप यादव एक हमारे स्पिनर हैं, लेग स्पिनर, इनके संदर्भ में ये शब्दावली का यूज किया जाता है। ये एक बॉलिंग का एक्शन है, बॉलिंग करते हैं, उसी को चाइना मैन शब्दावली से प्रभावित करते हैं। गूगली क्या? गूगली सर ये भी स्पिनर लोग ही डालते हैं, ये एक भी बॉलिंग का एक प्रकार है। ऑफ स्पिन? ऑफ स्पिन कोई सॉरी सर इसके बारे में नहीं पता है। हिट विकेट क्या है? हिट विकेट जब बल्लेबाज स्वयं बल्लेबाजी के दौरान विकेट्स में टच किसी कारण से टच बैट या उसके पैड से किसी भी टच हो जाता है तो उसको हिट विकेट बोला जाता है। आपके पसंदीदा खिलाड़ी कौन? सर महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी की ऐसी क्या अच्छाई है जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करे? सर उनकी दो चीज़ें मुझे एक तो उनके अंदर धैर्य बहुत ज़्यादा है और एक वो बहुत ही विषम परिस्थितियों में बहुत ही शांत बने रहते हैं। लीडरशिप अच्छी है जी। उनकी बैटिंग से आप प्रभावित नहीं? नहीं सर, बैटिंग भी उन्होंने हमें बहुत सारे मैचेस में हमें विजय दिलाया है, तो वो तो सर उनकी एक खास विशेषता है ही। किसी भी टीम के नेतृत्व के लिए सबसे बड़ा गुण क्या है? सर 2-3 गुणों का नाम बताइए। सभी टीम के सभी सदस्यों का सम्मान, सबकी बातों को सुनना और उसके अनुसार निर्णय लेना और सबको एक साथ लेकर चलना। यदि आपको किसी तहसील का डीएम एसडीएम नियुक्त किया जाए तो वहाँ पर किसी 5 ऐसे कार्य को बताइए जो आपके वरीयता क्रम में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर होगा। पहले क्रम में क्या रखेंगे, दूसरे में क्या रखेंगे, तीसरे में, इसी तरह 5 कार्य। सर अगर एसडीएम मुझे नियुक्त किया जाता है तो मैं सबसे प्राथमिकता प्रथम स्तर पर कृषि क्षेत्र में सुधार को प्रमुखता दूंगा और दूसरे स्तर पर मैं महिलाओं के संदर्भ में जो भी योजनाएं होंगी उनको क्रियान्वित करने का प्रयास करूंगा। तृतीय संदर्भ में शिक्षा के क्षेत्र में और चतुर्थ संदर्भ में समाज सुधार और
पाँचवीं स्थिति में मैं लॉ एंड ऑर्डर को प्राथमिकता दूंगा। यदि सांप्रदायिक दंगा होता है और आप एक हिंदू प्रतिनिधित्व के रूप में वहाँ भूमिका का निर्वहन करते हैं, ऐसी स्थिति में एक एसडीएम होने के नाते जी आप क्या करें? सर, प्रशासन को जब चूँकि हमारा आपके पास दो बातें हैं जी। ध्यान से पहले समझिए। पहला तो ये कि है कि आप एज ए एसडीएम काम कर रहे हैं। जी दूसरा ये है कि आपकी मजबूरी है कि आपको एक हिंदू प्रतिनिधित्व के रूप में भी भेजा जाए। जी दो चीज़ें हैं। ऐसी स्थिति में आप वहाँ सांप्रदायिक दंगे को मेंटेन करना चाहते हैं और दो वर्ग है, एक मुस्लिम वर्ग है, एक हिंदू वर्ग है। जी आप कैसे अपने कर्तव्य में बैलेंस करें? सर, चूँकि मैं एक प्रशासनिक पद पे हूँ और मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि मैं वहाँ पे दंगे को नियंत्रित करूँ और मेरे धर्म विशेष मुझे जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत धर्म है वो मेरी व्यक्तिगत पसंद नापसंद हो सकती है। मुझे प्रशासन से इस संदर्भ में कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता और वहाँ पे मैं तटस्थ होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा, चूँकि हम एक ऐसे राज्य में रहते हैं जो कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की श्रेणी में आता है। तो हम वहाँ पे दोनों पक्षों से बात करके और जो भी प्रक्रियाएं होंगी उनका पालन करते हुए एक तटस्थ भूमिका का निर्वहन करूंगा। सांप्रदायिक दंगे में ई गवर्नेंस का यूटिलाइजेशन किस तरीके से? सर, सांप्रदायिक दंगे आजकल जो नया देखने को देखा जा रहा है कि सर ये ज़्यादातर सोशल मीडिया और ऐसे चैनलों के माध्यम से सूचनाएं प्रसारित हो जाती हैं जो कभी कभी फेक होती हैं और उस स्तर पे लोग उस पर कार्यवाही करते हैं। तो हमें इस संदर्भ में हमें ई गवर्नेंस को बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है। हम मॉनिटरिंग सेंटर बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा। आपका इथिक्स भी है जी। मूल्य के बारे में बताइए, मूल्य क्या है? मूल्य केवल सर बहुत ज़्यादा नहीं, आपको एक लाइन में या दो लाइन में बताना। मूल्य सर हमारी वरीयता क्रम को दिखाते हैं। वो हमारी वरीयता को दिखाते हैं। मूल्य वरीयता को दिखाते हैं। ठीक है सर। सर, तो आपने मूल्य बताया, जी। ये बताइए मूल्यों का निर्धारण होता कैसे है? सर, मूल्यों का निर्धारण एक समाज और वहाँ के परिस्थितियों के अनुसार होता है। कहाँ किस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, वहाँ की भौगोलिक और जननांग स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, उस आधार पर किसी स्थान विशेष या राज्य विशेष के मूल्य या लोग व्यक्तियों के मूल्य निर्धारित होते हैं। अच्छा, मूल्य सार्वभौमिक होता है या व्यक्तिगत होता है? सर, मूल्य दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ मूल्य सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, कुछ मूल्य व्यक्तिगत मूल्य होते हैं। अच्छा, तो सिविल सर्वेंट के लिए कैसा मूल्य होता है? सर, सिविल सर्वेंट के लिए सार्वभौमिक मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, व्यक्तिगत मूल्यों को दूसरे क्रम पे हम रख सकते हैं। अच्छा, तो कौन कौन से है सार्वभौमिक मूल्य? सार्वभौमिक मूल्यों के संदर्भ में जैसे हमारी संवेदनशीलता का मूल्य हो गया, कर्तव्यपरायणता का मूल्य हो गया और सत्यनिष्ठा का मूल्य हो गया। इन सब मूल्यों को हम प्रथम श्रेणी में रख सकते हैं और व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति के धार्मिक मूल्य हो सकते हैं, कुछ पारिवारिक मूल्य हो सकते हैं जिनको हम द्वितीय श्रेणी पर रख सकते हैं। कभी कभी जब दोनों में क्लैश होता है, जी। व्यक्तिगत मूल्य और सार्वभौमिक मूल्य, तो किसको प्राथमिकता देनी चाहिए? सर, एज ए प्रशासनिक सेवक हमें सार्वजनिक मूल्यों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। उदाहरण स्वरूप सर, अगर जैसे कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें प्रशासनिक पद पे हैं और हमें अपने व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित को चुनना हो, तो उसमें हम पहली प्राथमिकता सार्वजनिक हित को प्रदान करेंगे। मान लीजिए कहीं पर करुणा का भाव आ रहा है और कहीं पर जो है वो कर्तव्य का भाव आ रहा है, जी, तो आप किसको प्राथमिकता देंगे? सर, करुणा एक ऐसा मूल्य है जो हर परिस्थिति में सही माना जा सकता है, लेकिन अब वहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार की परिस्थिति है, उस प्रकार से हम उस पर एक्शन लेंगे। मान लीजिए आप एसडीएम हैं जी, आपके पास कोई ऐसी योजना आती है जो कि किसी वर्ग विशेष के लिए हो जी, और दूसरा वर्ग विशेष का व्यक्ति आता है आपके पास और आप समझ रहे हैं कि सिर्फ उसी विशेष वर्ग विशेष से संबंधित नहीं है, जी, सिर्फ सारी कंडीशन वो फुलफिल कर रहा है, जी। तो ऐसे कंडीशन में आप कैसे उसको सहायता प्रदान कर सकते हैं? करेंगे कि नहीं करेंगे? यहाँ पर तो आपको दो प्रकार की समस्याएं देखना पड़ रहा है ना। पहली प्रकार की समस्या है कि आपको नौकरी भी अपनी बचानी है, दूसरी ये है कि उसको सहायता भी करना है। सर, इस परिस्थिति में जैसे सरकारी योजनाएं आती हैं तो उनके कुछ मानक निर्धारित किए जाते हैं कि कौन सा व्यक्ति इस श्रेणी में आता है, कौन व्यक्ति इस श्रेणी में नहीं आता है। तो हम पहले उस मानकों का अध्ययन करेंगे। अगर वो व्यक्ति उस श्रेणी में आता है तो हम उसको उस सेवा का ज़रूर लाभ प्रदान करेंगे।
अगर वो व्यक्ति नहीं आता तो मैं व्यक्तिगत स्तर पे जाके जो मुझसे हो सकता है मैं वो कर सकता हूँ ज़रूर, लेकिन नियमों के विरुद्ध। और क्या क्या उपाय हो सकते हैं आपके थ्रू? सर जैसे कुछ प्रशासनिक सेवाओं में ये भी देखा जा गया है कि जैसे हम व्यक्तिगत तौर पे एनजीओज़ वगैरह की हेल्प ले सकते हैं, वहाँ से हम उनकी हेल्प सहायता के लिए हम कुछ प्रयास कर सकते हैं, या फिर सामाजिक संस्थाएं कुछ होती हैं वो भी गरीबों के लिए या अनाथ जैसे कुछ असहाय लोग होते हैं उनके लिए तमाम प्रकार की योजना करते हैं। कभी कभी एनजीओ के संदर्भ में जो है बड़े एथिकल इश्यूज भी आते हैं जी, वो सही हैं कि नहीं सही है, उनका कार्य सही है या उनका कार्य जो है सरकारी मानकों के अनुरूप है कि नहीं है। जी, तो ऐसे संदर्भ में एक केस आता है इंटरनेशनल फंडिंग का, जी। वो क्या है और इसको किस रूप में आप देखते हैं? सर ये काफ़ी इधर बीच में चर्चा में भी ये रहा कि कुछ बाहरी जो तत्व होते हैं वो हमारे राष्ट्र में या हमारे अंदरूनी मामलों में फंडिंग के द्वारा हमारे विकास कार्यों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो सर इस संदर्भ में सरकार ने व्यापक स्तर पर प्रयास किया है और कुछ नियमों के तहत ये निर्धारित कर दिया है कि आपकी जो भी फंडिंग आती है आपको उसका पूरा सिलसिलेवार ब्यौरा आपको प्रदान करना पड़ेगा। उसके अच्छा, उसके लिए एथिकल इश्यूज क्या हो रहे हैं? एथिकल इश्यूज सर जैसे हम मेडिकल एथिक्स में देखते हैं, वहाँ पे जैसे कुछ संदर्भ में ये देखा गया है कि मेडिकल ट्रायल जो होता है वो ऐसे लोगों पे किया जाता है जो बिल्कुल गरीब या अशिक्षित होते हैं। उन पे ये परीक्षण तो कर लिया जाता है लेकिन बाद में वो कैसी किस परिस्थिति में है क्या है वो चीज़ें उन छोड़ दी जाती हैं। तो ये एक सर मुद्दा आता है। अच्छा, आप बीए में क्या क्या विषय थे आपके? सर प्राचीन इतिहास, राजनीति विज्ञान और अंग्रेजी साहित्य। अच्छा, ड्रामा किसी का वो बता सकते हैं? जैसे शेक्सपियर का जी ड्रामा जी हो। जी। कोई एक उसमें बताइए थोड़ा। सर हेमलेट। हेमलेट। जी। अच्छा, उसका विषय वस्तु बताइए। हेमलेट सर एक रिवेंज ट्रेजेडी है जिसमें मतलब हेमलेट जो नायक होता है वो अपनी मदर के अपने चाचा से अपनी फादर के मृत्यु का बदला लेता है। एमए किस सब्जेक्ट में है? एमए सर अंग्रेजी साहित्य से। कौन है वहाँ पे चोरी? सर इस अच्छा, 2013 के हैं आप? जी जी। उसमें कौन है चोरी था? सर उस समय सर याद नहीं है जी। ठीक है। ठीक है मुझे, थैंक यू। थैंक यू सर।